नमस्कार, स्वागत है आपका स्वदेश की बात में। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं नेहरू रिपोर्ट के बारे में। नेहरू रिपोर्ट इतिहास का वो महत्वपूर्ण मोड़ है जिस मोड़ से हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई की नई दिशाएं खुलती हैं। ये वो बिंदु है जहां से भारत में एक तरफ वामपंथी विचारधारा का प्रभाव बढ़ना शुरू होता है, वहीं दूसरी तरफ जो अलगाववादी समूह हैं, जैसे मुस्लिम लीग हो गया या हिंदू महासभा या और दूसरे जो संगठन हैं जो अलगाववादी और सांप्रदायिक राजनीति कर रहे थे, तो देश को उस दिशा की ओर ले जा रहे थे। तो ये जो बिंदु है हमारा नेहरू रिपोर्ट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है इतिहास में। आइए आज हम उनके बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, नेहरू रिपोर्ट हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू ने मुख्य रूप से तैयार किया था, किंतु इसमें और भी कई लोग शामिल थे, किंतु मुख्य लेखक थे इसके मोतीलाल नेहरू। तो नेहरू रिपोर्ट की पृष्ठभूमि जान लेनी बहुत ज़रूरी है। लंदन की टोरी सरकार ने 1927 में भारत में जो संवैधानिक कार्य हो रहे हैं, उन संवैधानिक कार्यों की समीक्षा के लिए एक संविधान आयोग का गठन किया, जिसके जो मुख्य कर्ता धर्ता वे थे सर जॉन साइमन। और ये जो आयोग था, ये संपूर्णतः ब्रिटिशों के ही लोग उसमें शामिल थे, भारतीयों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। इसलिए भारत में इस आयोग के विरोध में स्वर उठने लगे सभी दिशाओं से, कांग्रेस पार्टी से भी, और इसके अलावा जो अन्य दल थे, सांप्रदायिक दल, उनकी तरफ से भी, मुस्लिम लीग भी, सब एक साथ मिलकर इसका विरोध करने लगे, क्योंकि इसमें भारतीयों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। और इसी क्रम में मोतीलाल नेहरू ने सभी से मिलकर वार्तालाप जारी रखे और उसके बाद उन्होंने इसका उत्तर देने की कोशिश की, और इसी के जवाब में बनकर आया नेहरू रिपोर्ट 1928 में। तो पहले हम नेहरू रिपोर्ट की कुछ प्रमुख बातों को देख लेते हैं, ताकि इसके बाद हम और चर्चा कर सकें उस पर। तो जो सबसे महत्वपूर्ण पहली बात थी वो थी कि नेहरू रिपोर्ट में ये कहा गया था कि भारत को एक डोमिनियन स्टेटस की सरकार का दर्जा दिया जाए, यानी ब्रिटिश के अंडर में ही रहेंगे, किंतु उनके एक साम्राज्य के तौर पर रहेंगे वो, लेकिन भारतीय जो होंगे वो शासन चलाएंगे। तो ये एक बात थी। दूसरी बात थी कि जो अल्पसंख्यक हैं, विशेषतः मुस्लिम लीग को ध्यान में रख करके इस बात को कहा गया था कि उनके लिए अलग से जो क्षेत्र है वो विभाजित नहीं किया जाएगा, क्षेत्रों का विभाजन नहीं होगा। जो धर्म के आधार पर वो राज्य के पृथक्करण की बात को उसने नकार दिया था, लेकिन साथ में ये प्रावधान भी रखा था कि जिस क्षेत्र में मुस्लिमों की संख्या कम है, यानी वहाँ जो वो अल्पमत में है, तो वहाँ केंद्र की और प्रांतीय सरकारों में उनका कुछ प्रतिनिधित्व वहाँ आरक्षित रहेगा, किंतु जहाँ पर वो बहुमत में है, बहुल है संख्या उनकी, उन जगहों पर उन्हें आरक्षण नहीं दिया जाएगा, वो वहाँ सीटें आरक्षित नहीं रहेंगी। और साथ में ये भी उसमें जोड़ा गया कि यदि वे इसका वो विरोध करती हैं, बाहर निकल जाती हैं, बहिष्कार करती हैं, तो फिर ये किसी तरह की छूट उनको ये नहीं दी जाएगी। इसके अलावा और भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। ये जो नेहरू रिपोर्ट आया, ये नेहरू रिपोर्ट कई मायनों में बहुत ही महत्वपूर्ण रहा, और आगामी जो हमारा संविधान बना उसमें जो बातें बहुत सारी आई, महत्वपूर्ण बातें, उसकी झलक हमें यहाँ मिलती है। जैसे
महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया गया नेहरू रिपोर्ट में। इसके साथ साथ वयस्क मताधिकार, आज जो हमारे यहाँ वयस्क मताधिकार प्रचलित है, उसकी भूमिका उसी समय गढ़ी गई थी। मोतीलाल नेहरू और गांधी जी ने मिलकर इसको तैयार किया था। यानी जो एक निश्चित आयु है, उस आयु की सीमा को छूने के बाद सभी को मत देने का अधिकार मिलेगा, जिसको हम आज कहते हैं यूनिवर्सल जो है फ्रेंचाइजी जो है, वोटिंग देने का अधिकार सबको मिलेगा। ये एक महत्वपूर्ण बात थी। इसके अलावा संगठन बनाने की स्वतंत्रता भी दी गई कि कोई भी व्यक्ति या समूह जो है वो अपना संगठन बना सकता है और अपनी विचारधारा का प्रसार कर सकता है। इसके साथ साथ एक और चीज़ थी कि वो उसमें बात की गई थी कि जो राज्य होगा, राज्य का जो धर्म होगा वो धर्मनिरपेक्ष होगा, जिसको सेकुलर कहते हैं आजकल। तो सेकुलर होगा राज्य, यानी वो किसी विशेष धर्म के प्रति झुका हुआ नहीं होगा। जो व्यवस्था चलेगी, जो संविधान बनेगा, वो उस रूप में नहीं होगा। तो ये कुछ प्रमुख बातें थीं। अब इन प्रावधानों के तहत इनमें दो ऐसी बातें थीं, दो ऐसे बिंदु थे जिसको लेकर के भारत में नेहरू रिपोर्ट का विरोध शुरू हो गया। हम उन दो बिंदुओं को अलग अलग देखेंगे। पहले तो शुरू में जैसे ही ये प्रावधान बनकर तैयार हुआ, 1928 में फाइनलाइज्ड हुआ गांधी जी की सहमति के साथ, तो मुस्लिम लीग ने अपने आप को इससे अलग कर लिया, क्योंकि उनकी जो मांग थी कि उनको अपने बहुमत के अनुसार जो है सांप्रदायिकता के आधार पर क्षेत्रों का पृथक्करण हो और वहाँ सीटें जो हैं उनकी रहें। वो उनके अलग सांप्रदायिक आधार पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे, जबकि यहाँ उस रूप में नहीं था। जहाँ वे अल्पमत में थे, जहाँ उनकी संख्या कम थी मुस्लिमों की, वहाँ कुछ सीटें आरक्षित करने की बात की गई थी, किंतु जहाँ वे बहुत मेजॉरिटी में थे, जहाँ वहाँ इस तरह का प्रावधान नहीं था। तो इस बात से वो नाखुश हुए और जिन्ना ने इसको बहिष्कृत कर दिया। उन्होंने स्वीकार नहीं किया इसको, वे निकल गए, वो विरोध उन्होंने दर्ज कराया। तो ये चल रहा था। साथ ही ये जो हम समझे उस समय मोतीलाल नेहरू की दुविधा और उनकी चिंताओं को समझे कि ये बहुत ही मुश्किल काम था। मुस्लिम डिमांड कर रहे थे उनके अलग क्षेत्र की, और वहीं अगर इनको इस तरह के का प्रावधान अगर किया जाता इसमें, तो जो सांप्रदायिक हिंदू सांप्रदायिक जो संगठन थे जैसे हिंदू महासभा वगैरह, तो इन लोगों में असंतोष फैलेगा। और अगर मुस्लिम लीग की बात मान ली जाती है तो ये असंतुष्ट हो जाएंगे, और अगर नहीं मानी जाती है तो मुस्लिम लीग असंतुष्ट हो जाएगा। तो ये ऐसी स्थिति थी कि वो बहुत ही दुविधाजनक थी, कैसे सर्वमान्य एक बनाया जाए, संविधान का प्रारूप बने। क्योंकि ये जो नेहरू रिपोर्ट है, ये एक तरह से माना जा रहा था उस वक्त कि आने वाले जो भविष्य में हमारा संविधान बनेगा, ये उसका आधार होगा। तो ये बात को लेकर के बहुत ही असमंजस की स्थिति थी उनमें। किंतु फाइनली जब ये उसमें ये प्रावधान उन्होंने डाला, मुस्लिम लीग को आकर्षित करने के लिए डाला, हालांकि वो समझ भी रहे थे कि इसमें खतरा है, मुस्लिम लीग बाहर जा सकती है, क्योंकि अल्पमत वाली जगहों पर तो आरक्षण दिया गया, आरक्षित सीटें की गई, किंतु यहाँ जहाँ उनकी संख्या बहुमत में है वहाँ सीटें आरक्षित नहीं की गई। इसका एक बहुत विस्तृत पर्सपेक्टिव भी है, जिसके कारण मुस्लिम लीग को असंतुष्ट होना ही था। दूसरी तरफ जो विरोध का एक दूसरा जो स्वर उठा, वो स्वर उठा जो कांग्रेस में वामपंथी विचारधारा के जो नेता थे, जिसमें अग्रिम रूप में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस आते हैं। उन्होंने आपत्ति जताई नेहरू रिपोर्ट के डोमिनियन स्टेटस को लेकर। वो मानते थे,
उनका कहना था कि हमें डोमिनियन स्टेटस की बात नहीं करनी चाहिए, हमें पूर्ण आज़ादी, संपूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज जिसका नारा जो है उन्होंने दिया था। किंतु मोतीलाल नेहरू, गांधी जी और दूसरे जो वरिष्ठ नेता थे उस समय, उन लोगों का मानना था कि अभी हमारा देश जो है इसके लिए तैयार नहीं है। गांधी जी ऐसा मानते थे कि लक्ष्य वही रखो जिसको तुम पा सको आसानी से। तो ये उनका एक था, उस समय उस तरह से देश तैयार नहीं था, इसलिए उन्होंने इसको नहीं नारा दिया। किंतु नेहरू और सुभाष ये दोनों अड़ गए। सुभाष चंद्र बोस ने इस डोमिनियन स्टेटस के खिलाफ उन्होंने अपना भी एक प्रस्ताव जारी किया। वो प्रस्ताव जारी किया और उसके बाद बहस हुई। तो उस बहस में पंडित नेहरू क्या कहते हैं ये मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, उनके ही वाक्य हैं। कहते हैं नेहरू, सभापति, बहनों और भाइयों, आपके सामने महात्मा जी का प्रस्ताव है और उसे आपने अच्छी तरह समझ लिया है। इसके विरोध में बहुत से संशोधन पेश किए गए हैं। एक संशोधन बोस बाबू ने भी पेश किया है, उसे भी आपने अच्छी तरह देख लिया होगा। दोनों का मिलान आप कर चुके होंगे। बहुत से सज्जन इन दोनों पर बोल चुके हैं। महात्मा जी के प्रस्ताव का विरोध करना आसान बात नहीं है। यह बड़ा गंभीर समय है। हम सोचें कि आखिर यह क्या बात है। मैं पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करता हूं। मैं इन सुझावों के साथ सुभाष बाबू के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। तो ये नेहरू के शब्द हैं और जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि नेहरू जो है वो इस प्रस्ताव के समर्थन में थे। और वास्तविक स्थिति ये है कि जब ये बन रहा था, नेहरू रिपोर्ट का प्रारूप बन रहा था, तो इसके प्रावधानों को लेकर के चर्चा पहले से चल रही थी। नेहरू जी ने गांधी जी से कई बार बात की इसके बारे में, और एक बार तो यहाँ तक नौबत आ गई कि गांधी जी चिढ़ गए इससे। उन्होंने नेहरू को एक तरह से कांग्रेस से बहिष्कृत कर देने की चेतावनी भी दे डाली थी। और यहाँ तक कि नेहरू अपने पिता मोतीलाल नेहरू, पिता पुत्र के संबंध भी कटु हो गए इस कारण से। उनमें भी बातचीत लगभग बहुत दिनों तक बंद रही। लेकिन इन सब के बावजूद भी पंडित नेहरू ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का समर्थन किया। वे खड़े रहे उनके समर्थन में, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को विभिन्न मुद्दों पर उन्होंने समर्थन किया है। इसके भी प्रमाण हैं, हम उनको अगले वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ मूल बात यह है कि नेहरू रिपोर्ट जो है इसका विरोध तो दिखाई देता है हमें, इस पर बात होती भी है, किंतु इसकी कई सारी अच्छी बातें जो थीं उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। यानी जो हमारा संविधान जिस रूप में बना, उसकी जो मूलभूत बातें हैं, उन मूलभूत बातों का कई चीज़ें जो हैं वो यहाँ हमें देखने को मिलती हैं। जैसे वो महिलाओं को समानता का अधिकार देने की बात हो, या वयस्क मताधिकार जैसी बातें हो, या सांप्रदायिक सद्भाव और सेकुलरिज्म की बात हो, इस तरह की चीज़ें जो हैं यहाँ हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन मैं बात करना चाहूँगा एक और चीज़ के बारे में कि ये नेहरू रिपोर्ट जब तैयार हुआ तो नेहरू रिपोर्ट बाद में इसको स्वीकार कर लिया गया, क्योंकि पहले इसमें बात रखी गई थी कि अंग्रेज़ों के सामने ये प्रस्ताव नेहरू रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा और 2 साल का उन्हें समय दिया जाएगा। इस 2 साल के भीतर में उन्हें ये स्वीकार करना है। लेकिन 2 साल के समय पर भी काफ़ी बहस हुई, चर्चा हुई, और अंततः 1 साल की मोहलत देने के संबंध में सब एकमत हुए। तो 1 साल का उनको समय दिया गया कि अगर वो 1 साल के भीतर, यानी इस साल के ख़त्म होने तक अगर वो स्वीकार नहीं करते हैं इस रिपोर्ट की बात को, भारत को डोमिनियन स्टेटस नहीं देते हैं और ये जो प्रावधान किए गए हैं इनको स्वीकार नहीं करते हैं, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जाएगा। और ऐसा हुआ भी, जब अगले साल 1929 में, तो
1929 में जब इसका समय पूरा होने वाला था तो हलचल होने लगी फिर से, क्योंकि अंग्रेज़ों ने स्वीकार नहीं किया था। जब साइमन कमीशन आया सर जॉन साइमन के नेतृत्व में, तो उनका बहिष्कार हुआ, सभी लोगों ने बहिष्कार किया। साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक, इस तरह के नारों से पूरा देश गूंज रहा था। तो ये तो चल ही रहा था, तो अस्वीकार कर दिया था उन्होंने। तो अब इसके आधार पर महत्वपूर्ण कड़ी उभर कर आती है जब 1928 में मोतीलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे और फिर से चुनाव होना था। तो 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू बनते हैं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, और अध्यक्ष बनते ही जो अगली उनकी सभा होती है, उस सभा में वो भारत का लक्ष्य जो है वो पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण स्वराज घोषित कर दिया जाता है। तो ये नेहरू रिपोर्ट के बारे में कुछ चीज़ें थी, और इसके बाद हम आगे और भी चर्चाएं करेंगे आने वाले वीडियोज़ में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।